मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के सामने ये जो मॉडल पेपर है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है। और जैसे ही आप लोग एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे तो आप लोगों को आराम से ये वाला मॉडल पेपर दे दिया जाएगा। ठीक है, ये है 2025 हिंदी का मॉडल पेपर, है ना। तो किसी को मत बताना, ठीक है स्टूडेंट, आप लोग आराम से इसको चुप्पे से पढ़ लेना और पढ़ करके चले जाना, क्योंकि ये जो मॉडल पेपर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। ठीक है, किसी को मत बताना। ये जो वीडियो है सिर्फ आपके पास ही रहनी चाहिए, ठीक है, और अदर स्टूडेंट के पास नहीं जानी चाहिए, वरना वो लोग भी टॉपर बन जाएंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा का पूरा देखो, ठीक है, क्योंकि ये जो मॉडल पेपर है सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है और अभी मुझे हाल ही में जारी करके दिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं बच्चों को ये मॉडल पेपर पूरा का पूरा सॉल्व करवा दूं और बच्चे यहाँ पर अच्छे अच्छे नंबर प्राप्त कर लें। ठीक है, इस मॉडल पेपर को पढ़ करके स्टूडेंट आप लोग अपने 95 प्लस नंबर अचीव कर सकते हो, है ना। देखो, क्योंकि यही वाला जो मॉडल पेपर आपके सामने आएगा तो आप लोग इस मॉडल पेपर को पूरा का पूरा पढ़ लो और पेपर देने चले जाओ। ठीक है, अब देखो आप लोगों का जो कोड रहने वाला है 801HE, ये वाला आप लोगों का कोड रहेगा। और जो आपका अनुक्रमांक जो रहने वाला है, यहाँ पर अपना अनुक्रमांक डाल देना, है ना। यहाँ पर अपना नाम डाल देना और 9 से 1 लिखा होगा। और जो देखो पूर्णांक, सबसे इंपॉर्टेंट बात है पूर्णांक की। तो पूर्णांक जो आपका रहने वाला है 70 नंबर का पूर्णांक भी रहने वाला है ना। अब देखो समय कितना रहेगा, तो समय जो रहेगा आपका 3 घंटे 15 मिनट का समय भी रहने वाला है। तो 3 घंटे 15 मिनट का समय रहने वाला है। फिर यहाँ पर देखो कुछ नोट करके भी दिया गया है और इसको देखो जरूर पढ़ेंगे, नोट करके देखो क्या दिया गया है ना। तो यहाँ पर कुछ हमें नोट करके भी दिया गया है और नोट करके दिया गया है कि नोट कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। जो देखो आप लोगों के सामने जैसे ही ये वाला प्रश्न पत्र रखा जाएगा तो आप लोगों से कहा जाएगा कि इस पहले आप लोग 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट इस मॉडल पेपर को पढ़ लो और मॉडल पेपर को पहले 15 मिनट पढ़ो, फिर मॉडल पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करो। और देखो 15 मिनट पढ़ने के लिए इसलिए आप लोगों से कहा जा रहा है कि ताकि आप लोगों को पूरी पूरी जानकारी प्राप्त हो जाए, है ना। यहाँ पर देखो निर्देश भी लिखा है, अब आप लोगों को 15 मिनट में क्या क्या पढ़ लेना है तो वो देखो, वो समझो। 15 मिनट में आप लोगों को क्या क्या पढ़ लेना है तो वो देखो निर्देश दिया गया है। तो निर्देश देखेंगे अब हम यहाँ पर। चलो देखो, ये आप लोगों को 15 मिनट में पढ़ना है ना। तो निर्देश को पढ़ेंगे पहले। निर्देश में देखो क्या कह रहा है। निर्देश नंबर 1 कह रहा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। निर्देश नंबर 2 कह रहा है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ तथा खंड बा में विभक्त होगा। और निर्देश नंबर 3 कह रहा है कि खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न है। जो खंड आ जो रहेगा, खंड आ में जो नंबर 1 जो रहेगा उसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और 20 बहुविकल्पी प्रश्न जो होंगे एक एक नंबर के होंगे। तो मान लो आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे, है ना। और जो 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के जो उत्तर है वो आप लोगों को OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करके चिन्हित करना है। अच्छा, अगर मैं OMR के बारे में बात करूं, ठीक है, तो OMR जो है आप लोगों को एग्जाम सेंटर में ही मिलेगा, है ना। आप लोग घबराइए मत। जो OMR सीट जो होगी आप लोगों को एग्जाम सेंटर में जैसे पेपर देने जाएंगे तो वहीं पर ही आप लोगों को OMR सीट दे दी जाएगी। निर्देश नंबर 4 पढ़ेंगे कि खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। यानी कि जो खंड आ का जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न जो होंगे उन सभी के उत्तर आप लोगों को OMR उत्तर पत्रक पर ही देने, OMR पर ही देने हैं। और देखो फिर आगे निर्देश दिया गया कि OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटें, उसे नहीं काटें, ठीक, उसे काटना नहीं है। OMR उत्तर पत्रों को बिल्कुल भी काटना नहीं है ना, वरना आप लोगों के नंबर काट लिए जाएंगे, है ना। अब देखो इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है आप लोगों को, ना तो उस पर इरेजर चलाना है और ना ही व्हाइटनर का प्रयोग करना है ना। तो OMR पर गलती से भी उस पर व्हाइटनर मत चला देना, वरना नंबर कट जाएंगे आपके, है ना। अब देखो और आगे बात करते हैं। इतना तो निर्देश आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, तो फिर और आगे बात कर लेते हैं।
देखो, निर्देश नंबर 5 पढ़ेंगे। निर्देश नंबर 5 कि निर्देश नंबर 5 कह रहे हैं कि प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। निर्देश नंबर 6 पढ़ेंगे कि खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। और निर्देश नंबर 7 कह रहा है कि खंड बा में सभी प्रश्नों को उत्तर एक साथ दें। और निर्देश नंबर 8 कह रहा है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न आता हो उस पर समय बिल्कुल भी नष्ट ना करें, है ना। यानी कि जो प्रश्न आप लोगों को नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो, है ना, उसको बाद में करो। और जो प्रश्न आप लोगों को आ रहा है उसको सबसे पहले कर लो। आप देखो यहाँ से कैसे स्टार्ट करते हैं, है ना। अब यहाँ से हम आप लोगों का स्टार्ट करते हैं खंड आ। चलो देखो खंडा, खंडा में देखो सबसे पहले आप लोगों से यही वाले प्रश्न आपको पेपर में मिलेंगे। और आप लोग क्या करो कि ये वाला पूरा का पूरा मॉडल पेपर सॉल्व कर लो। पूरा का पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट आप लोगों के यहाँ पर 70 नंबर पक्के हो जाएंगे, है ना। तो 70 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। चलो मैं सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुविकल्पी प्रश्न खंड आ में आप लोगों से बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। और 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं पेपर में, इतना याद रख लो। आप देखो सबसे पहले बात करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं पेपर को। और मैं इसको सॉल्व करवाने वाला हूं, तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करवाने जा रहा हूं, है ना। देखो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करवा देता हूं, है ना। चलो देखो सबसे पहले हमसे प्रश्न नंबर 1 कह रहा है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का है, है ना। तो इसमें से देखो हमसे पूछा गया है कि कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का है जो कि पेपर में 1 नंबर का आएगा। माय डियर स्टूडेंट, पेपर में 1 नंबर का आएगा। तो देखो नंबर ए ऑप्शन दिया सिंदूर की होली, बी ऑप्शन दिया है ध्रुव स्वामिनी, और सी नंबर दिया है प्रतिशोध, और डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि निम्न में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का है, तो इसका राइट आंसर देखो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी, है ना। तो ध्रुव स्वामिनी हो जाएगा 1 नंबर, मैंने आप लोगों का पक्का करा दिया, है ना। अब मैं आप लोगों का दूसरा नंबर पक्का करवाने वाला हूँ। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि जय पराजय किस विधा की रचना है। जय पराजय जो है किस विधा की रचना है। ए ऑप्शन दिया कहानी विधा की रचना है, बी ऑप्शन दिया उपन्यास विधा की रचना है, सी ऑप्शन दिया नाटक विधा की रचना है, डी ऑप्शन दिया उपन्यास विधा की रचना है ना। तो जल्दी से दूसरा नंबर अपना पक्का करो यहाँ पर, जो कि पेपर में ये वाला प्रश्न 1 नंबर का आएगा। तो मैं अगर प्रश्न में बात करूंगी कि जो जय पराजय जो है ये एक किस विधा की रचना है, तो जय पराजय जो है ये नाटक विधा की रचना हो जाएगी, इसको नोट कर लो। प्रश्न नंबर 2 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रश्न नंबर 2 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसको नोट कर लो। चलो मैं अगला प्रश्न देखो मैं लेकर के आता हूँ। अगला देखो प्रश्न नंबर अगला कह रहा है कि सेवा सदन, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। तो सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे, चलो बात करते हैं सेवा सदन उपन्यास के लेखक का नाम। ए ऑप्शन दिया जैनेन्द्र, बी ऑप्शन दिया प्रेमचंद्र, सी ऑप्शन दिया यशपाल, डी ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद। तो हमसे पूछा गया है कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रेमचंद्र, है ना। पूरा का पूरा मॉडल पेपर मैं आप लोगों का सॉल्व करवा रहा हूँ, है ना। कहीं से भी मैं छोड़ूंगा नहीं, सब कुछ मैं बताऊंगा इस मॉडल पेपर में, क्योंकि मैं आप लोगों का पूरा मॉडल पेपर मैं आप लोगों का सॉल्व करवाऊंगा। चलो देखो फिर मैं और आगे बात करता हूँ, फिर मैं अगला प्रश्न मैं लाता हूँ। प्रश्न नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि रस मीमांसा, रस मीमांसा के लेखक कौन है। ए ऑप्शन दिया महादेवी वर्मा, बी ऑप्शन दिया निराला, और सी ऑप्शन दिया जय रामचंद्र शुक्ल, और डी ऑप्शन दिया महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो कि पेपर में 1 नंबर का आएगा। तो हमसे पूछा गया है कि रस मीमांसा के लेखक कौन है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो बी ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर बी पूरा का पूरा सही हो जाएगा। यानी कि रस मीमांसा के लेखक हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल, है ना। तो रामचंद्र शुक्ल आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, तो इसको सही करेंगे कि रस मीमांसा के लेखक हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल। फिर मैं अगला प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे। अब हम प्रश्न नंबर 5 जो कि पेपर में 1 नंबर का आएगा, है ना। तो प्रश्न नंबर 5 जो है आपके पेपर में 1 नंबर का प्रश्न नंबर 5 आने वाला है। तो प्रश्न नंबर 5 के बारे में बात करेंगे कि त्याग पत्र के लेखक कौन है। त्याग पत्र एक रचना है और बताना है कि त्याग पत्र के लेखक कौन हो जाएंगे।
तो देखो सबसे पहले ए ऑप्शन दिया है जैनेन्द्र कुमार, बी ऑप्शन दिया है प्रेमचंद्र, सी ऑप्शन दिया है जयशंकर प्रसाद, डी ऑप्शन दिया है अमृतलाल नागर। तो त्यागपत्र के लेखक कौन हो जाएंगे? तो त्यागपत्र के लेखक हो जाएंगे जैनेन्द्र कुमार। ए ऑप्शन जो इसका पूरा का पूरा सही हो जाएगा मेरे माय डियर स्टूडेंट, ए ऑप्शन आपका पूरा सही हो जाएगा। चलो तो प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 जो है ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। तो प्रश्न नंबर 6 देखेंगे कि तितली कृति की विधा है, तितली कृति की विधा है। ए ऑप्शन दिया कहानी, बी ऑप्शन दिया जीवनी, सी ऑप्शन दिया उपन्यास, डी ऑप्शन दिया आत्मकथा। पेपर में 1 नंबर का आएगा। चलो मुझे सभी के सभी बच्चे कमेंट में करके बताओ कि जो प्रश्न नंबर 6 का जो कौन सा आंसर होगा। देखो जब मैं ही सब पूरा सॉल्व पेपर करवा दूंगा तो इसमें कोई फायदा नहीं है, आप लोग भी कुछ आंसर बताइए, ठीक है। तो बताइए प्रश्न नंबर 6 का आंसर क्या होगा। तो सभी के सभी बच्चे एक तरफ से कमेंट में करके बताएंगे। तो जब तक के लिए मैं प्रश्न नंबर 7 को देखता हूँ। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि त्रिवेणी में कौन सा समास है। त्रिवेणी जो है, त्रिवेणी में कौन सा समास है। ए ऑप्शन दिया द्विगु समास है, बी ऑप्शन दिया बहुब्री समास है, सी ऑप्शन दिया कर्मधारय समास है, डी ऑप्शन दिया द्वंद्व समास है। तो त्रिवेणी में मेरे प्यारे बच्चों द्विगु समास हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलो मैं इसी के साथ प्रश्न नंबर अगला देखो, नेक्स्ट प्रश्न के बारे में मैं बात करूंगा। चलो देखो मैं यहाँ से बात करने वाला हूँ कि प्रश्न नंबर 8 के बारे में बात करेंगे कि दोहे का उल्टा क्या होता है ना। तो दोहे का उल्टा क्या होता है, प्रश्न नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। तो पेपर में 1 नंबर का पेपर में आएगा। पूछा गया है कि दोहे का उल्टा क्या होता है। ए ऑप्शन दिया सोरठा, बी ऑप्शन दिया रोला, सी ऑप्शन दिया चौपाई, डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोहे का उल्टा क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर नोट कर लो, दोहे का उल्टा सोरठा होता है। चलो प्रश्न नंबर 9 को देखो क्या कह रहा है कि रोला में कितने चरण होते हैं। रोला में कितने चरण होते हैं। ए ऑप्शन दिया 2 चरण होते हैं, बी ऑप्शन दिया 6 चरण होते हैं, सी ऑप्शन दिया 4 चरण होते हैं, डी ऑप्शन दिया 8 चरण होते हैं। तो रोला में कितने चरण होते हैं, तो मेरे माय डियर स्टूडेंट रोला में 4 चरण होते हैं, इसको नोट कर लो। और प्रश्न नंबर 10 के बारे में बात करते हैं कि बिहारी जो है किस युग के कवि हैं। बिहारी जो बिहारी जी जो हो जाएंगे किस युग के कवि हो जाएंगे। ए ऑप्शन दिया है आधुनिक काल के कवि हैं, बी ऑप्शन दिया रीत काल के कवि हैं, सी ऑप्शन दिया भक्ति काल के कवि हैं, डी ऑप्शन दिया आदिकाल के कवि हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो बिहारी जो हैं ये रीत काल के कवि हो जाएंगे। चलो मैंने देखो 10 नंबर आपके कंप्लीट करवा दिए, ठीक है। 10 नंबर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, पूरे के पूरे 10 नंबर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। चलो मैं और प्रश्न लाता हूँ और देखते हैं और आगे कौन कौन से प्रश्न हैं। अगला प्रश्न फिर हमसे पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद, प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है ना। तो हमसे देखो फिर से एक बार देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, जो कि पेपर में 1 नंबर का आएगा। ए ऑप्शन दिया लहर, बी ऑप्शन दिया आंसू, सी ऑप्शन दिया झरना, डी ऑप्शन बी ऑप्शन दिया साकित और डी ऑप्शन दिया झरना। तो हमसे पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। देखो लहर, आंसू, झरना ये सब जयशंकर प्रसाद की रचना है, लेकिन जो साकेत है आपकी जो साकेत रचना जो हो जाएगी ये जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है ना। तो ये साकेत जो रचना है जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। चलो प्रश्न नंबर 12 को देखो, प्रश्न नंबर 12 कि छायावादी महाकाव्य है। ए ऑप्शन दिया प्रिय प्रवास, बी ऑप्शन दिया पद्मावत, सी ऑप्शन दिया साकेत और डी ऑप्शन दिया कामायनी। चलो देखो कामायनी दिया है, जो कि पेपर में 1 नंबर का आएगा। तो छायावादी महाकाव्य के बारे में बात करें तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि छायावादी महाकाव्य है, तो कामायनी जो है ये छायावादी महाकाव्य हो जाएगा। चलो प्रश्न नंबर 13 देखो कि महादेवी की रचना है, महादेवी वर्मा की रचना है। ए ऑप्शन दिया गुंजन, बी ऑप्शन दिया नीरजा, सी ऑप्शन दिया गीतिका, डी ऑप्शन दिया झरना। देखो महादेवी वर्मा की रचना बतानी है तो नीरजा जो है, नीरजा जो रचना है ये महादेवी वर्मा की रचना है, 1 नंबर का आएगा, है ना। तो यहाँ से देखो आप लोगों के मैंने कितने नंबर कंप्लीट करवा दिए। तो माय डियर स्टूडेंट मैंने आप लोगों के यहाँ पर 13 नंबर कंप्लीट करवा दिए, है ना। तो आप लोगों के मैंने 13 नंबर कंप्लीट करवा दिए हैं। तो पूरा का पूरा पेपर देखो और अपने 70 नंबर अचीव करो, है ना। 70 नंबर इसी मॉडल पेपर से पक्के करने हैं तुमको। चलो देखो और आगे बात करते हैं।
अब देखो प्रश्न नंबर 14 के बारे में बात करेंगे। प्रश्न नंबर 14 का है, देखो उपसर्ग पूछा गया है कि उपसर्ग लगा है, यानी कि जो अपमान में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो ए ऑप्शन दिया अप उपसर्ग लगा है, बी ऑप्शन दिया मान उपसर्ग लगा है, सी ऑप्शन दिया आ उपसर्ग लगा है, डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आने वाला है। ये जो प्रश्न है पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, इसका आप लोग आंसर नोट कर लो। इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर जो ए ऑप्शन दिया है, इसका ऑप्शन नंबर जो ए दिया है अपमान, अपमान में अप उपसर्ग हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15 देखो, 15 प्रश्न नंबर देखते हैं जो कि पेपर में 1 नंबर का आएगा। 15 नंबर देखो कि कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। ए ऑप्शन दिया पंकज, बी ऑप्शन दिया अम्बुद, सी ऑप्शन दिया जलद, डी ऑप्शन दिया नीरद। तो कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो इसका ए ऑप्शन पूरा सही हो जाएगा। तो कमल का पर्यायवाची शब्द होता है पंकज। और प्रश्न नंबर फिर हम देखते हैं 16 कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार होता है। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार होता है। ए ऑप्शन दिया रूपक, बी ऑप्शन दिया श्लेष, सी ऑप्शन दिया अनुप्रास अलंकार, डी ऑप्शन दिया उपमा अलंकार। तो बताना है कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार होता है। तो इसका माय डियर स्टूडेंट, इसका ए ऑप्शन पूरा सही हो जाएगा, मतलब चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार होता है। चलो देखो, यहाँ से मैंने आप लोगों के 16 नंबर कंप्लीट करवा दिए हैं, बचे 4 नंबर, वो भी कंप्लीट कर लो। चलो देखो, तो प्रश्न नंबर 17 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। ए ऑप्शन दिया शोक, बी ऑप्शन दिया है भयानक, सी ऑप्शन दिया रति और डी ऑप्शन दिया क्रोध। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आने वाला है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। करुण रस का स्थायी भाव बताना है। ए ऑप्शन दिया शोक, बी ऑप्शन दिया भयानक और सी ऑप्शन दिया रति और डी ऑप्शन दिया क्रोध, है ना। तो करुण रस का स्थायी भाव देखो क्या होता है, इसका ए ऑप्शन नंबर ए पूरा सही हो जाएगा, मतलब कि करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, शोक, है ना। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। अब प्रश्न नंबर 18 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 देख कह रहा है कि युष्मत की विभक्ति और वचन बताइए। जो कि पेपर में ये वाला प्रश्न, ये वाला जो प्रश्न पेपर में 1 नंबर का आएगा कि युष्मत की विभक्ति और वचन बताना है। ए ऑप्शन दिया षष्ठी विभक्ति बहुवचन, बी ऑप्शन दिया सप्तमी विभक्ति द्विवचन, सी ऑप्शन दिया पंचमी विभक्ति बहुवचन और डी ऑप्शन दिया चतुर्थी विभक्ति एकवचन, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर नोट करो। प्रश्न नंबर 18 का जो सी ऑप्शन है पूरा सही हो जाएगा। अब देखो प्रश्न नंबर 19 के बारे में बात करते हैं कि जानवर दौड़ते हैं, इस वाक्य में दौड़ते हैं जो शब्द है ये क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है, प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि जानवर दौड़ते हैं और इस वाक्य में जो दौड़ते शब्द हैं ये क्या है। ए ऑप्शन दिया उद्देश्य हो जाएगा, बी ऑप्शन दिया सर्वनाम हो जाएगा, बी ऑप्शन दिया है विधेय हो जाएगा, डी ऑप्शन दिया विशेषण हो जाएगा। तो जानवर दौड़ते हैं, तो इसका राइट आंसर नोट करो, इसका राइट आंसर हो जाएगा विधेय। चलो देखो, अब मैं बात करता हूँ प्रश्न नंबर 20 के बारे में। प्रश्न नंबर 20 लेकर के आता हूँ आप लोगों के सामने। तो प्रश्न नंबर 20 देखो हमसे क्या कह रहा है, फिर मैं खंड बाय स्टार्ट करूंगा। प्रश्न नंबर 20 को देखेंगे कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। ठीक है, 1 नंबर का आएगा। वाच्य के कितने भेद होते हैं, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। और 20 नंबर अब यहाँ से आप लोगों के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। देखो पूरा मैं मॉडल पेपर आप लोगों का सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो यहाँ से स्टूडेंट आप लोगों के 20 नंबर पूरे पक्के हो गए। या आप लोगों का खंड आ जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। ए ऑप्शन दिया 5 भेद होते हैं, वाच्य के 5 भेद होते हैं। बी ऑप्शन दिया 6 भेद होते हैं, सी ऑप्शन दिया 4 भेद होते हैं, डी ऑप्शन दिया 3 भेद होते हैं। तो वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी को सही करेंगे। चलो देखो, इतना अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो अब मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ से खंड बा। और खंड बा जो है आप लोगों के पेपर में 50 नंबर का खंड बा भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो खंड बा जो है आप लोगों के पेपर में 50 अंक का खंड बा पूछा जाएगा। तो आप लोग अपने 50 नंबर ये भी पक्के कर लो, है ना। चलो पक्के करो 50 नंबर, और जल्दी से पक्के करो। ठीक है, 50 नंबर आप लोग अपने इसी वीडियो से अचीव कर लो, है ना।
तो 50 नंबर आप लोग अपनी इसी वीडियो से कंप्लीट कर लो। सबसे पहले देखो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आता हूँ एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश, क्योंकि सबसे पहले आप लोगों के सामने खंड बा जब रखा जाएगा तो खंड बा में सबसे पहले आप लोगों के सामने एक, आप देखो यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का खंड बा। खंड बा यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न के, आप देखो खंड बा को सबसे पहले पढ़ेंगे कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पेपर में 6 नंबर का आएगा, है ना। तो ये जो 3 प्रश्न दिए, प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, पेपर में 2 नंबर का आएगा। अब प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करो, पेपर में 2 नंबर का आएगा। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि किन लोगों को संगत करना, मतलब किन लोगों की संगत करना हमारे लिए बुरा है, तो पेपर में ये भी 2 नंबर का आएगा, मतलब 6 नंबर का पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट देखो, माय डियर स्टूडेंट देखो, ये पेपर जो है आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो सबसे पहले इसको हम पढ़ेंगे कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता, पर ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर है ना, पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है ना। तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग क्या करो कि आपके पास क्वेश्चन बैंक या फिर आप लोगों के पास विद्या रखी होगी, तो आप लोगों के सामने देखो मैं आप लोगों के सामने पूरा का पूरा 70 नंबर लेकर के आया हूँ। आप लोगों को ये करना है कि जितने भी प्रश्न मैं बताता जाऊँ सबको आप लोगों को एक तरफ से लिख लेना है ना, या फिर मैं ये पूरा का पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करवा दूंगा। ये अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं ये पूरा का पूरा गद्यांश सॉल्व करवा दूंगा, या फिर आप लोग मेरी एक वीडियो देखिए 70 नंबर पक्का वाली, ठीक है। तो वहाँ से स्टूडेंट आप लोगों के, मैंने उस वीडियो में मैंने इस गद्यांश को सॉल्व भी कराया है। तो चलो सबसे पहले अगर देखो, ये अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है, अगर आप लोगों को ये वाला अगर आप लोगों को गद्यांश नहीं आ रहा है तो आप लोग टेंशन मत लो, अथवा करके दिया गया है, ठीक है। अथवा करके दिया गया है, आप लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। अथवा करके दिया गया है, देखो अथवा करके दिया गया कि हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी के भीख नहीं मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर बचा न रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। अब देखो ये वाला जो है, अब देखो ये जो गद्यांश है, गद्यांश पर आधारित आप लोगों के सामने, ठीक है, अथवा करके दिया गया है। अगर आप लोगों को वो वाला गद्यांश नहीं आता तो आप लोग इस गद्यांश का उत्तर लिख सकते हो, है ना। तो अथवा करके दिया जाता है। अब ए ऑप्शन, अब देखो इसका देखो 3 प्रश्न दिए जाएंगे। पहला प्रश्न है कि संदर्भ लिखो, दूसरा प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करो, तीसरा प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश में से किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है ना। चलो सबसे पहले इस, अब देखो और आगे बात करते हैं, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो ये तो गद्यांश था, अब मैं आप लोगों के सामने लेकर के आता हूँ पद्यांश, है ना। पद्यांश, चलो पद्यांश जो है पेपर में 6 नंबर का पद्यांश भी पूछा जाएगा कि निम्न पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। सबसे पहले तो आप लोगों से कह रहा है कि निम्न पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए, है ना। कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग उगरी लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुनी गूंग पुनि बोले, रंग चले श्री छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो ती पाई। ये प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो, पेपर में 2 नंबर का आएगा। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करो। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि बार बार बंदो ती पाई में कौन सा अलंकार होता है ना। तो इतना सब कुछ पढ़ने के बाद देखो, इतना सब कुछ जब आप लोग पढ़ लेंगे, अगर आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता है तो एक और अथवा करके दिया गया है, अथवा करके एक और दिया गया है जिसका आप लोगों को उत्तर देना है ना। ये देखो अथवा करके दिया गया है कि अगर धीरे चलो वह तुम्हें छू लेगी, दौड़ो तो छूट जाएगी नदी। अब देखो, अगर ले लो साथ वह चलती चली जाएगी कहीं भी, यहाँ तक कि कबाड़ी की दुकान तक भी, है ना। अब देखो 3 प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखो,
रेखांकित अंश की व्याख्या करो। उपरोक्त पद्यांश में नदी किसका प्रतीक है ना। अगर आप लोगों को इसका उत्तर पता है तो आप लोग इसका उत्तर लिख दो। अगर आप लोगों को इसका उत्तर नहीं पता है तो चरण कमल बंदाओ हरी राय में से कोई एक करके आगे बढ़ जाओ, है ना। चलो फिर देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे देखो दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ये देखो पेपर में 5 नंबर का आएगा और पेपर में 5 नंबर के भी पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ हिंदी में लिखो, है ना। हिंदी में लिखो या फिर आप लोग इसका हिंदी, ये आप लोगों के सामने देखो अथवा करके भी दिया गया है, मतलब कि एक ये दिया गया, एक ये दिया गया। दो में से अगर आप लोगों को इसका उत्तर आ रहा है तो आप लोग इसका उत्तर लिखो, अगर आप लोगों को इसका उत्तर आ रहा है तो आप लोग इसका उत्तर लिखो, है ना। दो में से किसी एक का उत्तर लिखना है। तो सबसे पहले मैं पहला देखता हूँ, पहला क्या है। देखो पहला, सबसे पहले मैं पहला पढ़ करके आप लोगों को सुनाता हूँ कि नागरिकाः बहुकालं यावत् आचिन्त्यत पर प्रहेलिकायाः उत्तरदातुं समर्थः न अभवत् अथा ग्रामीणम् अवदत् अहम् अस्याः प्रहेलिकायाम् उत्तरं न जानामि। इदं श्रुत्वा ग्रामीणः अकथयत् यदि भवान् उत्तरं न जानाति तर्हि ददातु 10 रूप्यकाणि अथा म्लान मुखेन नागरिकेण शर्तयानुसारं 10 रूप्यकाणि दत्तानि, है ना। इसको देखो पढ़ना है। पेपर में 5 नंबर का आएगा, 5 नंबर का पेपर में आएगा। और फिर अगर आप लोगों को इसका उत्तर नहीं पता है तो आप लोगों के सामने अथवा करके भी दिया गया, आप लोग अथवा करके भी पढ़ सकते हैं। देखो अथवा करके देखो कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी इयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता अस्य घट्टानां वलयाकृति पंक्तिधवलायां चंद्रिकायां बहुराजते आगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति अस्य घट्टानां च शोभां विलोक्य इमाम बहु प्रशंसन्ति। चलो देखो समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इन दोनों को लिख लो, है ना, और याद कर लो, तैयार कर लो, अब देखो जल्दी से बच्चों, तैयार यहाँ कर से लो। अब आपके पेपर में एक पद्यांश आएगा, ठीक है। पद्यांश जो होगा आपके पेपर में 5 नंबर का पद्यांश पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, 5 नंबर का पद्यांश आएगा और यहाँ पर लिखा होगा कि दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो। अब यहाँ पर देखो 2 पद्यांश दिए गए हैं। पहला पद्यांश ये देखो दिया गया है, दूसरा पद्यांश ये दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आपको जो भी पद्यांश आता हो आप लोग उसका आंसर लिखो। अगर आप लोगों को इसका आंसर आता हो तो आप लोग इसका आंसर लिखो, अगर आप लोगों को इसका आंसर आता है तो आप लोग इसका आंसर लिखो। सबसे पहले इसको पढ़ेंगे कि हतो व प्राप्यसी स्वर्ग जित्वा व भोचसे महिम निराशी निर्ममसो भूत्वा युद्धस्व विगत चौहा, ठीक है। इसको पढ़ लिया। अगर आप लोगों को इसका आंसर आ रहा है तो अब इसका आंसर लिखो। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि अपदो दूरगामी चा साचरो नाचा पंडिता अमुख स्फुटवक्ता चायोजनाति सा पंडिता, ठीक है। आप लोग इन दोनों को पढ़ करके चले जाना, ठीक है। और यही सब पेपर में आएगा, ठीक है। यही वाला पूरा का पूरा मॉडल पेपर आपका फंसने वाला है, पूरा यही मॉडल पेपर आएगा। फिर देखो और आगे बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपके पेपर में एक स्वपठित खंड का पूछा जाएगा। चलो इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। स्वपठित खंड काव्य के बारे में बात करते हैं कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखो। पेपर में 3 नंबर का आएगा, ठीक है। सबसे पहले देखो नंबर का ऑप्शन दिया आपके पेपर, देखो आप जिस जिले से हैं आपका जिला बाई जिला पूछा जाएगा। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर का में देखो पहला पढ़ेंगे कि मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर अंग्रेजी शासन के बार बर्बर अत्याचारों के विरोध में महात्मा गांधी द्वारा किए गए जन आंदोलन का वर्णन कीजिए। इसको पढ़ने के बाद फिर हम पढ़ेंगे नंबर सेकंड को कि मुक्ति दूत खंड काव्य के किसी एक सर्ग का सारांश लिखिए। चलो फिर देखो और आगे बात करते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, चलो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नंबर सेकंड पढ़ेंगे कि ज्योति जवाहर खंड काव्य का कथानक संक्षेप में लिखो। अगर आप लोगों को ज्योति जवाहर के बारे में कुछ याद है तो उसको लिखेंगे। और फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इसका आंसर पता तो आप लोग इसका आंसर लिखो, अगर आप लोगों को इसका आंसर पता तो इसका आंसर लिखो कि ज्योति जवाहर खंड काव्य में कवि ने सम्राट अशोक के किन किन गुणों का वर्णन किया है, ठीक है। इतना समझ लो। अब एक गा नंबर के बारे में बात करेंगे कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के द्वितीय सर्ग दौलत की कथा वस्तु संक्षेप में लिखो। और फिर बात करेंगे गा का जो दूसरा ऑप्शन है कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, है ना। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया तो और आगे बात करते हैं फिर हम, चलो और आगे स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे नंबर घा ऑप्शन से। घा ऑप्शन कह रहा है कि घा में पहला ऑप्शन देखेंगे कि अग्र पूजा खंड काव्य के
आयोजन सर्ग का कथानक सारांश अपने शब्दों में लिखो, इसको याद करके जाओ, ठीक है। नंबर सेकंड में करेंगे कि अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए, है ना। विगड़ा नंबर देखेंगे और रणा नंबर कह रहा है कि जय सुभाष खंड काव्य में वर्णित आज़ाद हिंद सेना के गठन की घटना का वर्णन करो। अब फिर नंबर सेकंड पढ़ेंगे कि जय सुभाष खंड काव्य के नायक सुभाष चंद्र बोस के चरित्र की विशेषताओं को उल्लेख करो, है ना। तो इतना आप लोगों का खंड काव्य समाप्त हुआ है। तो यहाँ से देखो, अब हम यहाँ से और आगे बात करेंगे नंबर 4 के ऑप्शन में। नंबर 4 नंबर पढ़ेंगे, 4 नंबर को पढ़ेंगे कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य के द्वितीय सर्ग संघर्ष का सारांश लिखो, है ना। इतना देखो पढ़ेंगे। फिर नंबर सेकंड पढ़ेंगे कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र चित्रण कीजिए। फिर नंबर 6 ऑप्शन पढ़ेंगे, 6 जातक को पढ़ेंगे कि अब इसमें नंबर 1 पढ़ेंगे कि कर्ण खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग में वर्णित श्री कृष्ण और कर्ण के संवाद की कथा वस्तु संक्षेप में लिखो, ठीक है। इसमें जो आपको आता हो आप लोग उसी का आंसर लिखना है। नंबर सेकंड पढ़ेंगे कि कर्ण खंड काव्य के नायक कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। फिर जा नंबर को पढ़ेंगे, देखो अब यहाँ से और आगे स्टार्ट करेंगे। जा नंबर को पढ़ेंगे, नंबर 1 पढ़ेंगे कि कर्मवीर भारत खंड काव्य के आधार पर भारत का जो भारत है उसका चरित्र चित्रण करना है। ये जा ऑप्शन हो गया आपका। चलो देखो, अब जा में देखो, अब सेकंड नंबर पढ़ेंगे कि कर्मवीर भारत खंड काव्य के किसी एक सर्ग का सारांश लिखिए। और झा नंबर का पहला पढ़ेंगे कि तुमुल खंड काव्य के आधार पर लक्ष्मण की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। नंबर सेकंड पढ़ेंगे कि तुमुल खंड काव्य के किसी एक सर्ग की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। इतना देखो, अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो यहाँ से आपके 3 नंबर पक्के हो गए हैं। और फिर इसके बाद हम और आगे बात करते हैं। अब यहाँ से देखो इम्पोर्टेंट बात करते हैं आपसे कि अब यहाँ से देखो लेखक का जीवन परिचय पूछा जाएगा, जिसमें लिखा होगा कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का उल्लेख करो। पेपर में 5 नंबर का आएगा, ठीक है, 5 नंबर का आएगा। अगर आप लोगों को रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय आता है तो आप लोग रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लिखो। और यदि अगर आपको जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आता है तो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखो, ठीक है। और यदि अगर आपको लोगों को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय याद है तो आप लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय याद करके जाओ, ठीक है आप लोग, ठीक है। आप लोगों को जिसका जीवन परिचय याद हो आप लोग उसी का जीवन परिचय लिखना है। और फिर इसके बाद और हम आगे बात करते हैं। अब यहाँ से आपके पेपर में कवि का जीवन परिचय पूछा जाएगा। कवि के बारे में देख लेते हैं कि कवि में से आप लोगों को क्या करना है। कवि में से देखो 5 नंबर का कवि का जीवन परिचय आएगा कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना को उल्लेख करो। अगर आप लोगों को रस खान का जीवन परिचय आता है तो रस खान का जीवन परिचय लिखो। महादेवी वर्मा, सूरदास, तुलसीदास, ठीक है। आप लोगों के पेपर में, ठीक है, इतने ही जीवन परिचय आएंगे, सिर्फ आप लोग इतना ही तैयार करके जाओ। और फिर इसके बाद और हम आगे बात करते हैं। और फिर देखो नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 को पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 7 को पढ़ेंगे कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। पेपर में 2 नंबर का आएगा, है ना। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे कि वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर जो अपने भाई चचेरे भाई को अपने बधाई देते हुए एक पत्र लिखना है, ठीक है। अथवा करके दिया गया है। अगर आप लोगों को इस पर कुछ नहीं याद है तो आप लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। देखो पेपर में 4 नंबर का आएगा कि अपनी गली मोहल्ले की नलियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। तो इतना आप लोगों को ने समझ लिया होगा। तो और आगे बात करते हैं कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 9 कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए, है ना। अब देखो पहला प्रश्न है कि वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति, है ना। इसको तैयार करके जाओ। चंद्रशेखर का आसीत मतलब चंद्रशेखर कौन था। प्रश्न नंबर 3 कि दुमुर्ख का आसीत। प्रश्न नंबर 4 श्री केन वर्तते। प्रश्न नंबर 5 विद्या केन वर्तते, ठीक है। इसमें से आप लोगों को मतलब 2 प्रश्नों को उत्तर देने, ठीक है, 2 प्रश्नों को उत्तर देने और 2 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखो और आगे बात करते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका निबंध। और निबंध में आप लोगों को कौन कौन से निबंध तैयार करके जाने पेपर में। तो सबसे पहले देखो मैं आप लोगों को बता दूं कि कौन कौन से निबंध है जो आपके पेपर में आएंगे कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखो। अब देखो निबंध में देखो पहला निबंध है कि पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण, इसको तैयार करो।
फिर दूसरा निबंध है कि जनसंख्या वृद्धि समस्या और समाधान, इसको भी तैयार करो। तीसरा निबंध है कि विज्ञान वरदान या अभिशाप, इसको भी तैयार करो। चौथा निबंध है कि पुस्तकालय से लाभ, और पाँचवा निबंध है इंटरनेट, ठीक है। इसमें से अगर आप लोगों को एक भी अगर निबंध याद है तो आप लोग आराम से लिख सकते हो, ठीक है। पेपर में 7 नंबर का निबंध आएगा, तो ये आप लोगों का पूरा मॉडल पेपर समाप्त होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।